हेलो गाइस, वेलकम टू इंडस रेंजर चैनल। दिस इज सुधांशु श्रीवास्तव। और गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो यार ये जो न्यूटन साहब थे ना, वी ओ अ लॉट टू हिम बिकॉज हमारी मैकेनिक्स के और बाकी फिजिक्स के कई वॉल्यूम हैं, उनके काफ़ी सारे नियम जो हैं वो इन्होंने दिए हैं। किसने दिए हैं? न्यूटन साहब ने। तो वी ओ अ लॉट टू हिम। तो लेट अस सी कि उनके जो तीनों लॉज ऑफ मोशन हैं वो क्या हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो यार चलो एक केस इमेजिन करते हैं जिसमें कि तुम अपने घर पे बैठे हो, मम्मी भी हैं, पापा भी हैं। अब जैसा ही मम्मी पापा गए घर से तो तुम क्या करोगे कि तुम हल्ला दंगा मचाना स्टार्ट कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके प्रेजेंट स्टेट में चेंज आ गया तो उससे आपका भी बिहेवियर बदल गया। अगर आपके आसपास के स्टेट में चेंज नहीं आता तो उसका आपका बिहेवियर पे असर नहीं पड़ता। तो सर देखिए, बिल्कुल रियल लाइफ और फिजिक्स सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें एनालॉजी चलती है। क्या चलती है? एनालॉजी। तो हमारा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट, जैसे मैं हूँ, a body at rest will remain at rest if no force is acting on the body. No force is acting on the body. अब इसी चीज़ का सेकंड कंक्लूजन क्या है कि भाई मैं मान लो ऐसे चल रहा हूँ, किसी वेलोसिटी से मैं चल रहा हूँ, मान लो सीधे चल रहा हूँ, तो अगर कोई मुझ पे फोर्स नहीं लगाएगा तो मेरी जो वेलोसिटी है मैं उतनी ही वेलोसिटी से चलता रहूंगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट। सुन रहे हो बच्चों? एंड अ बॉडी इन मोशन, अ बॉडी इन मोशन will continue its motion if no force acts on the body। मतलब कि कोई ब्लॉक रेस्ट पे है, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो ब्लॉक पहले भी रेस्ट पे था, वो अभी भी रेस्ट पे रहेगा। और मान लो कोई ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकंड से किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे अपना मस्त वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो उसकी जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी से वो जाता जाएगा। तो बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर एक होता है ना देसी भाषा, देसी भाषा में लिखे तो क्या लिखेंगे इस लॉ को कि अ बॉडी विल रिमेन इन इट्स प्रेजेंट स्टेट। मतलब जिस स्टेट में है, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। कब? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। अ बॉडी विल रिमेन इन इट्स प्रेजेंट स्टेट until and unless an external force acts on the body। तो सर ये है हमारा लॉ, पहला सिद्धांत किसका? न्यूटन का। और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है भैया कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। मैं खड़ा हूँ, मस्त अपना खड़े रहेंगे, कोई आके धक्का देगा भैया गिर जाएंगे। तो क्या है? ये भी किसका डिपिक्शन हुआ? लॉ ऑफ इनर्शिया का। तो चलिए सर, हमारा पहला लॉ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की ओर। अब सर सेकेंड लॉ में क्या खास बात है ना कि सेकेंड लॉ
फोर्स को बॉडी के मास से जोड़ता है। मतलब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ रेस्ट पे है वो 5 किलो की है और एक और चीज़ रेस्ट पे है वो 10 किलो की है। अगर मुझे उन दोनों को रेस्ट से मोशन में लाना हो, रेस्ट से मोशन में लाना हो, मतलब बेसिकली अगर मुझे दोनों में एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा? फोर्स लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा? फोर्स लगाऊंगा। जैसे कि अगर मुझे किन्हीं दो बॉडीज़ में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना हो तो यार जो भारी वाली है उस पर ज़्यादा फोर्स, जो हल्की वाली है उस पर कम फोर्स। तो इसका मतलब कि किसी बॉडी को एक्सेलरेट कराने के लिए मुझे जो फोर्स चाहिए वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होगा, उसके मास के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर दो ब्लॉक्स हैं 5 किलो के हैं और मैं एक बॉडी पे 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, दूसरे पे 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, सेम मासेस पे अलग अलग फोर्स, तो सर जिस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। इसका मतलब जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो यहाँ से सर हमारा एक फॉर्मूला निकल गया, F बराबर ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। मतलब फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा इस चीज को देखो, एक 5 किलो का ब्लॉक रेस्ट पे है और इधर एक 10 किलो का ब्लॉक रेस्ट पे है। जो मैं बता रहा था उसी चीज को मैं लिख के डिपिक्ट कर रहा हूं। अब अगर मुझे कोई मुझसे बोले कि 5 किलो वाली बॉडी को फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, मुझे 5 किलो वाली बॉडी पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना हो तो सर कितना फोर्स लगाना होगा? 25 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना होगा? 25 न्यूटन। और इस पे अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कराना हो तो कितना फोर्स लगाना होगा? 50 न्यूटन। मतलब कि कोई चीज़ जितनी भारी होगी उसको एक्सेलरेट करना उतना मुश्किल होगा। किसी चीज़ को अगर तुम्हें रेस्ट से मोशन में लाना है तो तुम क्या करोगे? उस पर फोर्स लगाओगे। कोई चीज़ जितनी भारी होगी उस पर उसको चलाने के लिए उतना फोर्स लगाना होगा। खुद ही समझो ना यार, कोई मोटा तगड़ा आदमी है उसको धक्का देने के लिए ज़्यादा बल लगाओगे, यही चीज़ है। तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या करता है? अप्लाइड फोर्स को जोड़ता है मास से और एक्सेलरेशन से। वो एक्सेलरेशन का संबंध बताता है फोर्स से और मास से। चलिए सर अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर? तीसरे लॉ की ओर। थर्ड लॉ, हम तुमको एक रैप्टा खींच के मारें तुम हमको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। क्यों भाई? क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इस चीज को कैसे लिखेंगे? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं फोर्स के टर्म में। किसके टर्म में? फोर्स के टर्म में। मान लो किसी टेबल पे दो ब्लॉक रखे हैं, ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी। अब जो ये वाली लेयर है तुम ऐसे कह सकते हो ना, यहां पे ये और ये कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये और ये कांटेक्ट में आ रहे हैं। मैंने क्या किया? मैंने मान लो ऐसे फोर्स लगाया, इस पे ऐसे फोर्स लगाया, इस पेन के थ्रू इस पे फोर्स लगाया। तो सर ये पेन क्या चाह रही है कि दीवार को अंदर ढकेल दें, बोर्ड को
अंदर ढकेल दें। कैसा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होता है? पुशिंग फोर्स होता है। रस्सी से आप किसी चीज को खींच सकते हो, रस्सी से ढकेल नहीं सकते हो। मतलब टेंशन क्या होती है? पुलिंग फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है सर? पुशिंग फोर्स। तो अब ये ब्लॉक इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, यानी कि एक फोर्स इस पे ये लगाएगा, उस फोर्स को मैं नाम दे दूंगा NBA, मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू A। और उतना ही फोर्स, एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, ये इस पे लगाएगा, जिसको मैं बोल दूंगा NAB। मतलब कि द रिएक्शन फोर्स ऑन B बाई A इज इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स ऑन A बाई B। तो सर यही चीज हमारी हो गई, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अर्थ और मैं अर्थ के सरफेस पे हूं, तो अर्थ क्या कर रहा है? मुझ पे एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, और उतना ही फोर्स मैं भी लगा रहा हूं, उतना ही फोर्स मैं भी लगा रहा हूं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो कैसे फोर्स होते हैं सर? एक्शन रिएक्शन पेयर। इसी में एक चीज आगे आएगी, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर की क्या पहचान है? एक्शन रिएक्शन पेयर की क्या पहचान है भाई? दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है, दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है इधर, क्योंकि नॉर्मल कैसा फोर्स है? पुशिंग फोर्स, उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है इधर। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, और मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, और सबसे खास बात क्या? कि दोनों बॉडीज अलग अलग। तो सर एक्शन रिएक्शन पेयर की क्या पहचान होती है? एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अब यार कई लोग बहुत डाउट में रहते हैं, मैंने तो कई बच्चों को पढ़ाया है भगवान की दया से। तो हम देखते हैं कि एक संशय सबको रहता है, वो क्या रहता है कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ? ज़मीन पे खड़ा हूँ। तो एक ग्रेविटी का फोर्स मेरे पे क्या लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, और एक मेरे पे ज़मीन नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। तो कई लोग बोलते हैं कि सर क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि दोनों फोर्स तो मेरे ही पे लग रहा है। ग्रेविटी भी मेरे पे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी मेरे पे ही लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी का जो पेयर है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, क्योंकि मैं रेस्ट पे हूँ। मतलब जितना अपवर्ड फोर्स नेट में जीरो, मतलब जितना नॉर्मल जमीन मुझ पे लगा रही है, ग्रेविटी उतनी नीचे मुझ पे लग रही है। मतलब नॉर्मल और mg मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों मेरे पे ही तो लग रहे हैं। दे आर नॉट एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो इसीलिए हमारी एक्शन रिएक्शन पेयर की जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो सर ये हमारी प्रारंभिक बातें हो गई तीनों लॉज की, जितनी हमें आवश्यकता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम ये बताता है कि किसी सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किसी सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, मस्त ऐसे लटक रहा है, मस्त ऐसे लटक रहा है। तो सर इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इसको जो डिपिक्ट करेगा उसी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं सर। तो देखिए, एक टेंशन फोर्स
इसके वजह से, एक टेंशन फोर्स इसके वजह से, और एक इस पे अर्थ लगाएगा। अगर यहीं पे एक रस्सी होती तो एक ही टेंशन होता। जैसे मान लो ये पुली है, दो ब्लॉक लटक रहे हैं सर। मान लीजिए इसका मास है m1, बड़ा आसान है यार, देखो तो, इसका मास है m1, इसका मास है m2। जो भारी होगा वो वाला नीचे आएगा। ये मत कहना सर दोनों नीचे आ जाएगा, रस्सी की लेंथ सेम ही रहेगी ना भाई, बढ़ेगी कैसे। तो मान लीजिए ये भारी है, ये आ रहा है नीचे, ये हल्का, ये जा रहा है ऊपर। और सबसे खास बात कि ये एक ही रस्सी तो है, क्या अलग अलग रस्सी है? नहीं, ये दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जितनी टेंशन की वैल्यू इधर होगी सर, उतनी ही टेंशन की वैल्यू इधर आएगी। तो सर अगर कोई मुझसे कहे कि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, बशर्ते ये दिया हो कि ये नीचे जा रहा है, तो इसको मैं काट के क्या करूंगा, काट के अलग कर दूंगा m2 को। m2 पे एक लगेगा ग्रेविटी का फोर्स m2g, और एक लगेगा टेंशन फोर्स ऊपर। अब ये नीचे जा रहा है तो इसका फोर्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे, m2g माइनस t बराबर m2a। इसका फोर्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर, इसको काट के अलग ले गए, अकेले अकेले स्टडी करेंगे ना। टेंशन ऊपर, वेट नीचे, क्योंकि टेंशन कैसा फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। तो टेंशन ऐसे, टेंशन ऊपर, इसका वेट नीचे, और ये जा कहाँ रहा है सर, ऊपर, क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है। तो फोर्स इक्वेशन T माइनस m1g बराबर m1a। तो सर यही है फ्री बॉडी डायग्राम का हिसाब किताब। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग कुछ इसके पुराने आए हुए सवाल देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।